मेरे पास तो मैम शब्द ही नहीं है। आपने मतलब जितना सपोर्ट किया, इस तरह से रिज़ल्ट जो मेरे अनएक्सपेक्टेड थे, मैंने बिलीव नहीं किया था कि मेरे रिज़ल्ट इतने अच्छे होंगे। पर मुझे ये बताइए कि आपका ओवरऑल क्या रूटीन था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? आप कितनी देर पढ़ते थे? क्योंकि काफ़ी बच्चा जानना चाहते हैं, वो हमेशा पूछते हैं, मैम क्या 3 घंटे में पढ़ाई हो सकती है? मैम क्या 5 घंटे में पढ़ाई हो सकती है? तो क्या एक रहता है, कितना पढ़ना चाहिए? आपका क्या कहना है? आप कितना पढ़ते थे? उस समय 2 आवर्स पेपर 1 को देती थी। तो रिवीजन का स्ट्रैटेजी क्या रहता था आपका? मैम रिवीजन का स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं क्या था? नोट्स मेकिंग आप बनाते थे नोट्स या नहीं? लेकिन पीडीएफ्स जो भी आपके दिए रहते थे, मैं उस पीडीएफ से लैपटॉप पे पढ़ती थी। मेरे को पढ़ने से मैं तीनों मैराथन पढ़ के गई कि और लास्ट डे भी मैंने तीनों मैराथन पढ़ा और मुझे इतनी खुशी मिली कि इतने सारे क्वेश्चन मैथ के हैं, तो मतलब कि बहुत मतलब अच्छा गया था एग्ज़ाम मैम। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं सोनाली का हमारे आज के सेशन में। वेलकम टू आवर सेशन सोनाली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और वो भी ऑल इंडिया रैंक 31 विद योर 99.93 परसेंटाइल। तो आई थिंक सो इससे अच्छा बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपका नहीं हो सकता था सोनाली, राइट? सबसे यस पहले मैम। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले और आपके बारे में मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये हमारे साथ सोनाली है, जिसने हाल ही में आपका जो जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है इन द सब्जेक्ट कॉमर्स। राइट सोनाली? यस मैम। यहाँ पे आप खुद भी अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाकी बच्चों को, ताकि उनको भी हेल्प हो सके और आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल रहने वाला है जो नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या फिर जेआरएफ को अचीव करना चाहते हैं। तो वो आई थिंक सो जानना चाहेंगे कि क्या वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एक जेआरएफ या टॉपर की क्या स्ट्रैटेजी रहती है और हम अपने पढ़ाई के टाइम पे कैसे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम भी अपना जो सपना है वो अचीव कर सकते हैं। ओवर टू यू सोनाली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। हुँ, मेरे पास तो मैम शब्द ही नहीं है। आपने मतलब जितना सपोर्ट किया, इस तरह से रिज़ल्ट जो मेरे अनएक्सपेक्टेड थे, मैंने बिलीव नहीं किया था कि मेरे रिज़ल्ट इतने अच्छे होंगे और विथ ऑल इंडिया रैंक 31। तो मैम थैंक यू सो मच कि आपके सपोर्ट से, आपके कोऑपरेशन से, आपके जितने भी कांसेप्ट आपने पढ़ाया था, उसकी वज़ह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अच्छा सोनाली, क्या मुझे आप थोड़ा-सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन से ईयर में जैसे मास्टर्स खत्म की थी और कब से आपने अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था कि जहाँ पे आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है? सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं कि आपकी मास्टर्स कौन से ईयर में हुई थी? मैम मेरी मास्टर्स 2023 में कंप्लीट हुई है। और इसके बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसके बाद मैंने जनवरी 2024 में यह प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं आपकी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देखना शुरू की। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि किस तरह से कॉमर्स में यूजीसी नेट में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या-क्या उसमें स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरह के सिलेबस हैं, ये सब मैंने उसमें देखा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालीफाई हुआ था और ओके, तो जनवरी 2024 में आपने पढ़ाई करना स्टार्ट की थी यूजीसी नेट से रिलेटेड, और अगर मैं बात करती हूँ तो ये स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो जो री एग्जाम वाला एग्जाम था जो सितंबर में हुआ था। यस मैम। पहली बार, हाँ ठीक है, तो सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने नेट क्वालिफाई किया था। आई थिंक सो आपने मुझे मैसेज भी किया था, है ना, कि मैम यस मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। और आई थिंक सो सेकेंड अटेम्प्ट में जो जनवरी 2025 में है उसमें आपने क्या है, जेआरएफ जेआरएफ। अपना क्वालिफाई किया है। चलिए ग्रेट। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका ये जो जैसे आपने, हमारा जून की तरफ वापस चलते हैं, जैसे जून में एग्ज़ाम कैंसल हुआ था, फिर री एग्ज़ाम हुआ था। वो एक काफ़ी मतलब बहुत सारे बच्चे जो डिसअपॉइंट हुए थे उस फ़ेज़ में कि काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम जून वाला काफ़ी अच्छा गया था बट वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया, ठीक है? और हमारा जब रिज़ल्ट निकल कर आया था री एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइज़ेशन देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में था, कई बच्चों के नंबर बढ़ गए थे, कई बच्चों के नंबर जो है वो कम हो गए थे, तो ना नंबर्स कम भी हुए थे, कई बच्चे बहुत कम मार्क्स से, ठीक है, कम डिफरेंस से उनका जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो आपने उस फेज़ को कैसे मतलब कवर अप किया, कोप अप किया? क्या आपके साथ क्या हुआ था उस फेज़ में? मतलब आप नेट के लिए ही प्रिपेयर थे या आप जेआरएफ एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे भी?
मैम जो जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उस समय मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। जिस तरह से आंसर की डिस्कशन हुआ था यूट्यूब पे, तो उससे मैंने मिलाया तो उससे मुझे पता चला कि 104 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो रहे हैं। तो उस समय भी मुझे लगा कि मेरे जेआरएफ हो सकते हैं। लेकिन फिर वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया, जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मैम, बहुत ज़्यादा मतलब निराश हुई कि ये कैसा हो गया। फिर मैंने खुद को फिर सँभाला, फिर धीरे-धीरे देखी कि री-एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है, उसके बाद फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम दिया, फिर क्वेश्चन्स मतलब प्रिपेयर थे तो मेरे अच्छे गए थे एग्ज़ाम। अच्छे गए थे तो उसमें जब रिज़ल्ट आया तो उसमें भी मेरा मतलब कि 97 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे आंसर की के बेसिस पे। और उस समय जो रिज़ल्ट आया नॉर्मलाइज़ेशन की वज़ह से मेरे 12 मार्क्स मतलब 12 मार्क्स कम कर दिए गए थे। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मैम कि उस समय मेरा जेआरएफ क्वालीफाई होने वाला था लेकिन सिर्फ़ नेट ही हुआ। हाँ, इस समय मेरा वही जेआरएफ नहीं हो पाया, बस उसी को मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन एक तरफ से मोटिवेशन भी था मैम कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालीफाई करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यस बिल्कुल। मैम। ठीक है, तो आपका ये जेआरएफ की प्रिपरेशन में काफ़ी बच्चे जानना चाहते होंगे कि क्या आपका नॉर्मली रूटीन रहता था? आपने 1 साल लगाया, पहले में नेट क्वालीफाई किया और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया था, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था। जो सेकंड एग्ज़ाम था वो तो चलो जनवरी में ही हो गया, तो एप्रोक्सिमेटली हमारे पास 2 महीने ही थे, है ना? 17th यस मैम। अक्टूबर को आया था, नवंबर और दिसंबर था। तो क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा साल पढ़ रहे थे, तो 2 महीनों में आई थिंक सो रिविज़न तो आपकी हो ही रही थी। आप ऑलरेडी अप टू डेट थे अपने सिलेबस से रिलेटेड। पर मुझे ये बताइए कि आपका ओवरऑल क्या रूटीन था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? आप कितनी देर पढ़ते थे? क्योंकि काफ़ी बच्चा जानना चाहते हैं, वो हमेशा पूछते हैं, मैम क्या 3 घंटे में पढ़ाई हो सकती है? मैम क्या 5 घंटे में पढ़ाई हो सकती है? तो क्या एक रहता है, कितना पढ़ना चाहिए? आपका क्या कहना है? आप कितना पढ़ते थे? मैम मैं जनवरी 2024 से जब शुरू की थी तो मैं उस समय 2 आवर्स पेपर 1 को देती थी। फिर वैसे ही पेपर 2 को भी 2 आवर्स देती थी। और फिर मैं उसको धीरे-धीरे मैं मतलब शुरू में 4 ही आवर्स पढ़ती थी। फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आने लगे तो फिर मैंने 2 आवर्स और इंक्रीज़ कर दिए और उसमें मैं 1 आवर्स पेपर 1 के क्वेश्चन्स लगाती थी, फिर 1 आवर्स पेपर 2 के लगाती थी। उसके बाद फिर नेट क्वालीफाई हो गया, फिर जेआरएफ के लिए मैंने फिर पूरा रिवीजन किया, यूट्यूब से जितने भी मैराथन्स थे, उसको फिर मैंने अच्छे से कंप्लीट किए। उस तरह से मैंने मेरी ये रूटीन रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि भई अगर आपका सपना जेआरएफ क्लियर करने का है, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को ही टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक सो एक ये चीज़ है जो बच्चे काफ़ी लोग मिस कर देते हैं क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं पेपर 2 को ही फ़ोकस करते हैं, राइट? क्योंकि वो यस, हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आपने पूरा साल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे ही इक्वली इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। इक्वल इम्पोर्टेंस दी, इक्वल यस मैम। इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है? तो ये एक की पॉइंट है, तो जो बच्चे पेपर 1 के ऊपर इतना फ़ोकस नहीं कर रहे हैं या सोचते हैं कि भई हम एंड डेज़ में इसको कर लेंगे, ऊपर-ऊपर से पढ़ लेंगे तो हमारा नेट या जेआरएफ क्वालीफाई हो जाएगा, यू आर मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक। सो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही क्या है आपने इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। इसके अलावा सोनाली मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को पढ़ रहे थे, ठीक है? सो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि रिविज़न आप करते थे। किस तरह से आप रिविज़न करते थे? मतलब डेली बेसिस पे करते थे, वीकली बेसिस पे करते थे या आप बोलते थे कि एक पूरा यूनिट खत्म हो जाए उसके बाद मैं रिवाइज़ करूँगी या पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप बोलते थे कि मैं अब रिवाइज़ करूँगी? तो रिविज़न का स्ट्रैटेजी क्या रहता था आपका? मैम रिवीजन का स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं पहले डेली बेसिस पे रिवीजन करती थी। जैसे ही मैंने सुबह से पेपर 1, पेपर 2 2-2 घंटा पढ़ा, इसके बाद मैं रात में इसको अपने आप रिकॉल करती थी कि आज मैंने क्या पढ़ा, उसके लिए उसमें क्या-क्या कांसेप्ट थे, मैं उसको रिकॉल करती थी। सोने से मतलब 1 आवर्स पहले मैं ये करके उसके बाद सोती थी। ये मेरा डेली का स्ट्रैटेजी रहा। उसके बाद जब एग्ज़ाम पास आ गए तो फिर मैं जैसे क्वेश्चन्स लगाना शुरू की। क्वेश्चन्स जब लगाना शुरू की तो उसी हिसाब से फिर मैं जो-जो मेरे कांसेप्ट भूल जाती थी, जो-जो मेरे जो कांसेप्ट पीछे छूट गए या फिर जो मेरे मिस्टेक्स हो रहे हैं, उसको मैं फिर से रिवीजन करती थी। फिर उसको वीकली मैंने फिर रिवीजन किया, फिर मैं मैराथन के हिसाब से भी मैं सारे रिवीजन की। इसी तरह मैंने मैम रिवीजन किया।
ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बच्चे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि पहले हम एक बारी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे, सो दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। तो अगर आपका जेआरएफ क्लियर करना है, तो भई जितना आपने डेली बेसिस पे पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करें, वीकली रिवाइज़ करें, ठीक है? बार-बार जितना रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा क्या है, आप रिटेन कर पाएँगे। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है, अगर आपको क्या है जेआरएफ अचीव करना है। इसके अलावा मुझे ये भी बताइए सोनाली नोट मेकिंग जैसे आप नोट्स खुद बनाते थे, आपके खुद हैंड रिटन नोट्स थे या फिर जैसे टीचर की आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं या नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स होते हैं, वहाँ से पढ़ते थे? ये क्या था? नोट्स मेकिंग आप बनाते थे नोट्स या नहीं? या टीचर के नोट्स के ऊपर रिलाय करते थे डायरेक्टली कि प्रिंट आउट्स निकलवाए और चलो हो गया? नो मैम, प्रिंट आउट्स तो मैंने नहीं निकलवाए हैं, लेकिन पीडीएफ्स जो भी आपके दिए रहते थे, मैं उस पीडीएफ से लैपटॉप पे पढ़ती थी और जो भी जैसे लर्न करने की चीज़ें हैं, जैसे ईयर हो गया, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो गए, फिर बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, ये सारी चीज़ें को मैं जो फैक्ट रिलेटेड चीज़ें थी, उसको नोट डाउन करती थी। ठीक है, तो मतलब आपने अपने खुद के नोट्स भी बनाए हैं वहाँ पे? यस मैम। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, मुझे ये बताइए काफ़ी सारे बच्चों के मन में ना ये दिक्कत रहता है कि मैम पेपर में हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, हमारा ये क्वेश्चन छूट गया, तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? मैम टाइम को इस ऐसे मैनेज किया मैंने मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट लगाने से मेरा जो इसमें रहता था मैं जब शुरू में मॉक टेस्ट लगाती थी, तो पेपर 1 मेरा 1 आवर से ज़्यादा ले लेता था। जबकि उसमें शेड्यूल टाइम है कि 1 आवर तक ही आपको लेना है। लेकिन जब मैं उसमें मॉक टेस्ट देती थी तो 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स इस तरह से हो जाते थे। फिर जैसे-जैसे मैंने मॉक टेस्ट को एनालाइज़ किया फिर धीरे-धीरे फिर मैं उसमें सोच ली थी कि मुझे 50 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग पेपर में करना है। तो मैं फिर उसी हिसाब से मैं फिर पेपर 1 को 50 मिनट्स मैं देने लगी। 50 टू 52 मिनट्स में मेरे पेपर 1 कंप्लीट हो जाते थे। और पेपर 2 में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, तो वो मैं पढ़ी हुई थी, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे टाइमिंग की। चलिए, तो यहाँ पे एक और चीज़ आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं और अगर आप कोई भी जैसे मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं भी करते हैं, ठीक है? तो आप अपने पुराने पेपर्स को ही देख सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं 3 घंटों का और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लग रहा है पेपर 1 या फिर पेपर 2 में। पर टाइम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में हेल्प करता है कि कैसे 3 घंटे के अंदर क्या है आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट सोनाली? यस मैम। अच्छा। सोनाली आपने मुझसे क्या-क्या पढ़ा हुआ है पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों चीज़ें पढ़ी हैं या एक ही चीज़ पढ़ी है? आप वो बच्चों को मैम बता सकते हो और कैसे आपको हेल्प करे हैं नोट्स वगैरह? मैम मैंने आपसे दोनों पढ़ा है, पेपर 1 भी एंड पेपर 2 भी। पेपर 1 के जितने भी लॉजिकल रीज़निंग थे, कम्युनिकेशन थे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थे, ये मैम आपने बहुत ही ईज़िली कांसेप्ट की तरह बिल्कुल ईज़ी वे में समझाया था। आपकी टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपकी जो बोल्ड आवाज़ है, वो मुझे मेरे कान तक छू जाती है। जी, मेरे जो समझ में आता है, मेरे दिमाग में अट जाता है कि हाँ, ये जो मेरे अंदर ही चला जाता है कि मुझे भूलने में नहीं भूल पाती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी टीचिंग स्टाइल जिसकी वज़ह से मेरे को अच्छी लगी। मैं सारे कांसेप्ट मुझे दिमाग में घुस गए और सबसे ज़्यादा मैम लास्ट वाले जो एग्ज़ाम से पहले आपने जो मैराथन करवाए थे, उसमें से एज़ इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ गए। जो इतने सारे क्वेश्चन आपके मैराथन से मैच हुए हैं, कि मैं बता नहीं सकती कि मैं सोची कि वाह! कि मेरे को मैराथन करने से मेरे को पढ़ने से मैं तीनों मैराथन पढ़ के गई कि और लास्ट डे भी मैंने तीनों मैराथन पढ़ा और मुझे इतनी खुशी मिली एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ये देख के एग्ज़ाम देने के बाद कि इतने सारे क्वेश्चन मैच किए हैं, तो मतलब कि बहुत मतलब अच्छा गया था एग्ज़ाम मैम। कहीं मन में ऐसा तो नहीं लगा कहीं मैम ने तो पेपर नहीं डाला कि हाँ, सारे क्वेश्चन बहुत सारे एनटीए ने क्वेश्चन्स आ आपके पेपर यस मैम एनटीए ने आपके पेपर ही लग रहा है कि आपसे ही सारा पूछ के क्वेश्चन बना दिए थे। चलिए, तो मतलब बहुत बच्चों को बेनिफिट हुआ जिन्होंने उन मैराथन्स को देखा या लास्ट एग्ज़ाम से पहले वाले सेशंस देखे, चाहे वो पेपर 1 की थी, चाहे वो पेपर 2 की थी। तो उस रिविजन्स के थ्रू या उस मैराथन्स के थ्रू काफ़ी बच्चों को हेल्प हुआ और ये सिर्फ़ ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए बाकी बच्चों के भी कि मैम मैराथन से एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम चीज़ ही पूछ ली गई है। ये तो हम लोग बेनिफिट में रह गए जिन्होंने मैराथन्स देखा है, बाकी यस मैम। जिन्होंने नहीं देखा उनका नुकसान, हमारा तो फ़ायदा ही है। चलिए आगे आगे बच्चे अब जैसे
ऐसा मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने आपकी ओवरऑल सारी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ चुके हैं। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका नेट क्वालीफाई नहीं होता, मैम हमने 2 बारी, 3 बारी ट्राई कर लिया है, ठीक है? या फिर हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, हम इस चीज़ को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो आपने नहीं की? तो आपको क्या लगता है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे बाकी बच्चों को कि भई आप इन-इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो कि भई अगर ये स्टार्टिंग से करोगे तो आपको क्या है ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अपनी जो भी एम है उसको अचीव कर पाएँगे। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग भी इस सेशन को सुन रहे हैं या फिर जो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी पढ़ाई के लिए? यस मैम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग पोर्शन हैं, जितने भी हैं, आप उसको पहले उसको कवर कर लीजिए। और जो वीक पोर्शन है, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने इतना कवर कर लिया है, कि आपके इतने यूनिट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और जितने भी वीक पोर्शन हैं, उन सभी के कांसेप्ट को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज़ कीजिए। और उसके जितने भी जो पीवाईक्यू हैं उससे रिलेटेड, उन सभी को सॉल्व कीजिए। मैंने 10 इयर्स की पीवाईक्यू मैम किए हुए हैं। और जितने भी पीवाईक्यू आपने यूट्यूब पे सॉल्व करवाए हैं, उन सभी को मैंने एनालाइज़ किया है। तो इस एक चीज़ और मैम कि जो क्वेश्चन होता है पीवाईक्यू के, एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि एक करेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं और फिर आगे स्विच कर जाते हैं। लेकिन ये गलती नहीं करनी है, उसमें जो 3 ऑप्शन और हैं, उन सभी को एनालाइज़ करना है, उससे न्यू कांसेप्ट सीखने को मिलते हैं। और जो एनटीए है, उसी 3 ऑप्शन में से अगले वर्ड में क्या करता है कि उसी ऑप्शन से न्यू कांसेप्ट बनाता है। तो हमें ये चीज़ को भी फ़ॉलो करनी चाहिए। तो बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हो मैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ भी चला रही हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी हमने 6 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं फ्री वाईटी सेशंस के ऊपर। एंड मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं बाकी क्वेश्चंस बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करती हूँ, चाहे वो पेपर यस 1 मैम। के लिए रहता है, चाहे वो पेपर 2 के लिए रहता है। क्योंकि हमें पता है पीवाईक्यूज़ एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है इस एग्ज़ाम का कि बहुत सारे क्वेश्चन एज़ इट इज़ उठा लिए जाते हैं, रिपीट होते हैं। स्पेसिफिकली कॉमर्स में तो होते ही है, पीवाईक्यूज़ यस, डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चंस उठाए नहीं जा रहे हैं तो टॉपिक्स तो डेफिनिटली रिपीट होते हैं। तो भाई जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो सिर्फ जैसे कि सोनाली ने बोला और मैं भी अपनी क्लासेस में यही बोलती हूँ कि भाई सिर्फ सही क्वेश्चन को ना देखें, बाकी 3 ऑप्शंस को भी देखें भाई उससे क्या निकल कर आ रहा है क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा। आपको दिखता है ना कोई एक नई चीज़ पूछी गई है, पता चलता है अगली बार उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जो सभी स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो आपको फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए, राइट? और यस कुछ मैम। कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को? यस मैम, देना चाहेंगे कि आप मेहनत कीजिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। आपको जिस आप विश्वास कीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। जिस तरह से मैंने विश्वास किया कि मेरी नेट निकला, तो मैं विश्वास की कि हाँ, मैं कुछ और मेहनत करूँगी, थोड़ा और मेरे में कमी रह गई, उसको मेहनत करके मैंने जितने इम्प्रूव किया, तब आज जाके मेरी जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है। तो मैं कहूँगी कि आप अपने आप पे सबसे पहले बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए और इसके बाद ही आपका ये हो पाएगा। तो कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड परसेवरेंस ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने क्या है ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड उसकी बात की जाती है ना? कि भई अपना कोशिश करते रहें, हार नहीं माननी, 1 बार ही नहीं हुआ, 2 बार ही नहीं हुआ, तीसरी बार डेफिनिटली होगा। पर जहाँ पे आप आशा छोड़ देते हैं कि भई मुझे नहीं करना, ठीक है? वहीं पे मतलब आपका जो जर्नी है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है जब आप नेगेटिव हो जाते हैं। सो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्ट रहिए और फुल तरीके से मेहनत करते रहें। और जब भी आप मेहनत करते हो ना, एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, मैं ऐड अप करना चाहूँगी कि क्वांटिटी से ज़्यादा हमेशा क्वालिटी मैटर करती है, राइट? कि यस ये मैम। फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैटर नहीं करता कि आप पढ़ी-पढ़ी जा रहे हो, है ना? आप बोलते हो मैं ये भी पढ़ूँगा, वो भी पढ़ूँगा, वो भी पढ़ूँगा, सब पढ़ूँगा। याद आपको कुछ भी नहीं रहता है, तो उस पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ जब आप कुछ याद ही नहीं कर पा रहे हैं? तो टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिए, जितना पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़िए कि अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका एटलीस्ट गलत ना हो, राइट? क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम हमें यही सिखाता है कि भई क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि हमारे पास क्या है यही 4 महीने रहते हैं। अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, फ़ेब में आपका रिज़ल्ट आया है। नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम ड्यू रहेगा वो जून में रहेगा। तो जून स्टार्ट में नहीं हुआ, एंड ऑफ जून या मिड जून में आपको देखने को यस। मिल ही जाएगा। 10-15 दिन इधर-उधर हो सकते हैं बट डेफ़िनिटली जून में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा।
तो भाई फ़ेब का महीना तो गया, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने रह गए हैं। ऊपर के जितने भी 10-15 दिन रह जाएँगे वो हम रिविज़न के तौर पे ही मानेंगे कि भई ये तो रिविज़न वाला ही है। तो इस 3 महीनों को आपने ऑप्टिमम तरीके से क्या है यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है? पीवाईक्यूज़ देखिए क्योंकि आपको पास्ट ट्रेंड से ही पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बारी पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा भी होता है कि भई ये नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, आप पता चल रहे हो कि मैं इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ी जा रही हूँ पर वहाँ से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो वो नहीं टाइम मिला। वेस्ट वाली बात हो जाती है। तो यस ये एक मैम। राइट स्ट्रैटेजी होती है जो आपको अपने टीचर्स के थ्रू ही मिलती है, ठीक है? या फिर डीप एनालिसिस से मिलती है, राइट? यस मैम, टीचर्स जो जितना पढ़ा रहे हैं उन पे विश्वास करना चाहिए क्योंकि आप जो पढ़ाती हैं उनको आइडिया है कि वो पास्ट ट्रेंड उन्होंने एनालाइज़ किए हैं। उनके इतने सारे एक्सपीरियंस रह चुके हैं कि वो बता सकते हैं कि आपको किस तरह से अपने आप को गाइडली फ़ॉलो करना है, किस तरह से लाइन को फ़ॉलो करना है, कौन-कौन से कांसेप्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपको टीचर पे बिलीव करना चाहिए। चलिए सोनाली बस एक आखिरी क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं या मेरे मन में भी रहता है कि जब आप पहली बार मतलब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन्स तो भई क्वेश्चन नंबर 1 से 100 होता है, सीक्वेंस में होता है, ठीक है? तो आप हमेशा 1 से ही स्टार्ट करते हैं मतलब पेपर 1 से ही पहले स्टार्ट करते हैं, फिर पेपर 2 पे आते हैं या रैंडमली जो लगता है कि आपको ये यूनिट मेरा अच्छा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी? क्या आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस रहता है इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन? मेरा तो यही प्रेफ़रेंस है कि जैसे-जैसे क्वेश्चन्स आते जाते हैं, वैसे-वैसे मैं सॉल्व करते जाती हूँ। क्योंकि उससे क्या आप बीच में से उठाएँगे तो फिर आपको ये आप तो एक टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर उसके बाद लग रहा है कि नहीं ये यूनिट का नहीं है, फिर दूसरे मेरे ये यूनिट यूनिट का है। तो इससे आपको टाइम वेस्ट होने टाइम जो मेरा है वो लिमिटेड है, मुझे 3 आवर्स में ही पूरा करना है, तो मैं एक-एक क्वेश्चन देखते जाऊँगी तो फिर मेरा ये टाइम तो कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं तो शुरू से ही सॉल्व करती जो नहीं आता है उसको मार्क कर देती हूँ और इसको फिर लास्ट में करती हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि ऐसा भी होता है बच्चों के साथ कि कई बार पहले 2-3 के स्टार्टिंग क्वेश्चन्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हम ऐसा मतलब हमारा ना कॉन्फिडेंस टूट जाता है जब स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन्स होते हैं जो हमें नहीं आते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा मोरल वहीं पे डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे मतलब कोप अप किया आपने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना होता है और पता चले कि पहले 3 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो वहीं पे मोटिवेशन लेवल हमारा 0 हो जाता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? यस मैम हुई है। इसमें आपको जब नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि नहीं लेकिन आपको ये समझना है कि सारे क्वेश्चन तो सॉल्व सारे फुल मार्क्स तो किसी के नहीं आते। तो फुल मार्क्स नहीं आते हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन्स आपके नहीं आ रहे हैं उसको लास्ट में बनाना है। जो आपके आ रहे हैं अच्छे से उस उसके चलते आप उस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो आपके टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। तो इसलिए आप सबसे पहले जो आ रहे हैं अच्छे से आ रहे हैं उसको जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें क्या है उस क्वेश्चन को फिर एनालाइज़ कीजिए, इसे देखिए कि कौन से कांसेप्ट, कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से कांसेप्ट जो आपको मैच कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हो सकता है, तब आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, तो ये भी बच्चे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उससे उसको देख के घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, पर उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दीजिए, भई हम लेटर ऑन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन्स के ऊपर फोकस करिए, जिनके ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस है। क्योंकि एक बार ही आपके क्वेश्चन्स की सीरीज़ सही होने लग जाएगी, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अपने आप बूस्ट अप हो जाएगा और क्योंकि बच्चे ने भी सोनाली ने भी बोला कि भई आपको 150 में से 150 नंबर नहीं लेना है। ठीक है? सारे क्वेश्चन्स तो एनटीए ऐसे डालता भी नहीं कि आपके 150 के 150 मार्क्स सही हो जाएँगे, बट येस, ठीक है ना? कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन्स को राइट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप जो क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, उनको एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू या फिर एलिमिनेशन मेथड से या गेस वर्क से क्या है, आप एट द एंड सॉल्व कर सकते हैं। पर जहाँ पे जितना जो क्वेश्चन्स आपको आते हैं, उनको जल्दी से सॉल्व करके आप अपना टाइम सेव करें और फिर बाद में जो टाइम सेव किया है, उन क्वेश्चन्स पे लगाएँ जहाँ पे आपको हल्का-हल्का डाउट है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जो लोग भी नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो आई थिंक सो हमने जो भी मेजर क्वेरीज़ होती हैं बच्चों की व्हाइल प्रिपरेशन या उन सभी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में क्या है, हमने डिस्कस कर लिया है। तो सोनाली कोई लास्ट पीस ऑफ वर्ड्स या फाइनल रिकमेंडेशन आप बच्चे को देना चाहेंगे या ओवरऑल कुछ कहना चाहेंगे, तो आप कह सकते हैं।
यस मैम, मैं कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में आप पैनिक ना करें। एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो तो पैनिक करने लग जाते हैं। आप पेशेंस रखें, आप पैनिक ना करें, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, आप ज़रूर उसमें सफल प्राप्त करेंगे। चलिए, ठीक है सोनाली, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आपने मुझे मतलब पहले भी मैसेज किया था, बाद में मैसेज किया, ठीक है, कि मैम मुझे टाइम टू टाइम बताते रहें कि मैं कैसे ये यस चीज़ मैम। और डाउट्स रिलेटेड था या डाउट्स के लिए कि आपकी टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मैम कि मैं आपकी पेड बैच स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन आपने यूट्यूब के बच्चे और पेड बैच में कोई फ़र्क नहीं किया। आपसे मैं जो भी डाउट पूछती थी, आपको जैसे ही टाइम मिलता था, आप उसका रिप्लाई ज़रूर देती थी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच चल मैम इसके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सो आज का सेशन सभी उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहा होगा जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। सो अगर आपके मन में और कोई भी डाउट्स है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप सो सोनाली विल डेफिनिटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, या फिर अगर मुझे मिलता है तो मैं भी क्या है, उन चीज़ों का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। चलिए तो हम सेलिब्रेट करते हैं सोनाली की सक्सेस को, सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे डेफिनिटली, आपने तो किया ही होगा, आपके घर वालों ने ज़रूर किया होगा, तो हम सब भी मिलकर आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस थैंक डे, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम।